औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज की लैब 2 हम इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन की लैब को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आज की अच्छी बात से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लैब 2 कंटिन्यू हम करते हैं अपने आज के टाइटल से। टू स्टडी द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट लेंथ ट्रांसमिशन लाइंस, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग यूजिंग मैटलैब सिमुलिंक। ये जो लैब है आज की वो हमारी ट्रांसमिशन लाइन के जो डिफरेंट लेंथ होती है, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग मॉडल्स के हवाले से। तो कुछ ट्रांसमिशन लाइन होती हैं जो कि शॉर्ट लेंथ बेस होती हैं, कुछ मीडियम बेस होती हैं और कुछ लॉन्ग लेंथ बेस ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं हमारी। और आज के लैब का जो ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ऑन वोल्टेज ड्रॉप एंड एफिशिएंसी। ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप आता है और उनकी एफिशिएंसी जो डाउन हो जाती है उसकी ऑब्जर्वेशन हम करेंगे। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के हिसाब से इनका जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल होता है वो डिफरेंट होता है, मीडियम का और लॉन्ग का भी डिफरेंट होता है। कंडक्टर के नंबर ऑफ कंडक्टर जो पर फेज इस्तेमाल होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन में सिंगल कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं, मीडियम के अंदर जो हैं वो भी 2 इस्तेमाल हो जाते हैं, लॉन्ग के अंदर जो है वो 3 से 4 कंडक्टर भी इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मली जो ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग में आती हैं वो आपकी 550 kVA के अंदर आती हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो है वो 220 kV के अंदर आती हैं और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो है वो आपकी 132, 660, 11 kV के अंदर आती हैं। और उसके हिसाब से इनकी एफिशिएंसी और इनका वोल्टेज ड्रॉप है, क्योंकि लॉन्ग लेंथ के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और एफिशिएंसी भी ड्रॉप होती है। तो इनके अंदर जो दीगर पैरामीटर्स होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के वो आपके रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होती है और कैपेसिटेंस होती है। ट्रांसमिशन लाइन के ये 3 पैरामीटर हैं जिनके ऊपर बेस्ड करती है ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी, वोल्टेज ड्रॉप और दीगर पैरामीटर्स। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के हवाले से अगर हम बात करें तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आपकी तकरीबन 50 किलोमीटर तक होती है और ये 20 kV के अंदर है। ये वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, जिस तरह मैंने बताया कि 660 kV भी है, 132 kV भी है, और हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं 132 kV से 11 kV के दरमियान, जो कि शॉर्ट ट्रांसमिशन होती है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो है वो आपकी 220 और 132 kV में इस्तेमाल होती है और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो हमारी है, अच्छा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो 50 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के दरमियान वेरी करती है। और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है वो आपकी जो वेरी करती है वो मोर देन 150 किलोमीटर है। जिस तरीके से एनके ग्रिड से जामशोरो तक जो है वो 1350 किलोमीटर या शायद 1750 किलोमीटर है। तो यहाँ का जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसके लिए जो हमारी एनके ग्रिड से जामशोरो ग्रिड तक जो ट्रांसमिशन लाइन जा रही है नेशनल कराची इंटरचेंज से जामशोरो ग्रिड तक, वो हमारी 1750 किलोमीटर तक है, 1300 या फिर 1350 किलोमीटर। तो उसके लिए हम अपनी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन विद 500 kV AC के वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 मॉडल हैं ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, जो कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के। किलोमीटर और वोल्टेज वेरी कर सकते हैं। पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह मैंने आपको बताया कि शॉर्ट के अंदर तो 50 किलोमीटर है और 50 से 150 जो है वो मीडियम है, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मोर देन 150 किलोमीटर से हम ऑनवर्ड्स लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं अगर डिस्टेंस हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो मॉडलिंग और ट्रांसमिशन लाइन जो है वो हमारी 2 तरह के मॉडल ट्रांसमिशन लाइन में लिए जाते हैं। और वो जो मॉडल हैं हमारे उनके लिए क्यों किया जाता है, द मॉडलिंग ऑफ मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन इज़ डन यूजिंग लम्प शंट एडमिटेंस along with the lump admittance in series to the circuit। अच्छा, ये बल्क पैरामीटर्स और लम्प पैरामीटर्स होते हैं कुछ हमारे। तो ये ट्रांसमिशन लाइन के हिसाब से कि जो लम्प पैरामीटर्स हैं वो हमारी वो पैरामीटर्स जो कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्तेमाल होते हैं मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन में, वो कहलाते हैं आपके लम्प पैरामीटर्स।
तो नॉर्मल इम्पिडेंस को ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लॉन्ग के अंदर अगर हम स्टडी करते हैं तो वो लम्प पैरामीटर ऑफ द लम्प इम्पिडेंस कहलाएगी, जो कि सीरीज़ में होती है इम्पिडेंस. दीज लम्प पैरामीटर्स ऑफ द मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 3 डिफरेंट मॉडल, नेमली. तो 3 मॉडल होते हैं ट्रांसमिशन लाइन, जिसके अंदर ट्रांसमिशन लाइन को अमूमन मॉडल किया जाता है या मॉडल एनालिसिस किया जाता है. एक तो नॉमिनल पाई मॉडल कहते हैं इसे. पाई का शेप ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये पाई है, ये चकोर डब्बा नहीं बना हुआ, कोई स्क्वायर नहीं है, बल्कि ये पाई रिप्रेजेंटेशन है. नंबर 2 जो है वो नॉमिनल टी रिप्रेजेंटेशन है. ये टी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. एंड कंडेंसर मेथड, ये बहुत ज़्यादा मशहूर तो नहीं है, लेकिन थर्ड कैटेगरी ऑफ दी मॉडलिंग है ट्रांसमिशन लाइन की, जो कि एंड कंडेंसर मेथड में आती है. अच्छा, अगर आप पाई मॉडल को आप देखें इसमें, तो पाई मॉडल कैसे नज़र आ रहा है, पाई बन कैसे रहा है. तो पाई की जो है वो एक लेग ये हो गई कैपेसिटर से रिप्रेजेंट होके, एक लेग ये हो गई, और ऊपर वाला जो पाई का हेड होता है वो ये हो गया. तो इस तरह से ये मॉडलिंग पाई मॉडलिंग कहलाती है ट्रांसमिशन लाइन की, जो कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में दिखाई जा रही है. अच्छा, ये एनालिसिस जो है तकरीबन थ्योरी में कराया जाएगा, इसलिए मैं जस्ट शॉर्ट कवरेज के लिए इसको डिस्कस कर देता हूँ. तो ये सोर्स है सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट, और यह रिसीविंग एंड करंट और रिसीविंग एंड वोल्टेज. आखिर में लोड लगा होता है और यहाँ सोर्स लगी हुई होती है. तो यहाँ से आपकी ये P और Q ये 2 पैरामीटर होते हैं. P से आपका ये वो पॉइंट जो ऑब्जर्व किया जाता है स्टार्टिंग, और ये एंडिंग जो कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, नोड जिसे कहते हैं, P का नोड है, Q का नोड. तो यहाँ पर आपके वोल्टेज करंट डिवाइड हो रहे होते हैं और उनको एनालिसिस किया जा रहा होता है, इसलिए P का नोड और Q का नोड, जिसे नोड एनालिसिस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अच्छा, ट्रांसमिशन लाइन जो आपको कंडक्टर नज़र आ रहा होता है, उसकी ट्रांसमिशन लाइन के साथ उसकी रेजिस्टेंस और उसकी रिएक्टेंस भी होती है, और रेजिस्टेंस रिएक्टेंस दोनों को सम अप करके कॉम्प्लेक्स पैरामीटर के अंदर कॉम्प्लेक्स एंटिटी में इसको R + j x करके, यानी इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL कहलाएगी ये, और दोनों का सम अप इम्पिडेंस के बराबर होगा. तो यहाँ पे जाने वाला करंट I1 हो जाएगा, ऑब्वियसली नोड पे डिवाइड होगा, और फिर यहाँ जाने वाला करंट I2 होगा. यहाँ से जाने के बाद जो यहाँ डिवाइड हो जाएगा करंट वो I3 कहलाएगा, और यहाँ पर आपका जो रिमेनिंग करंट है, रिसीविंग करंट है, वो यहाँ चला जाएगा. तो करंट आपका 3 जगह डिवाइड हो रहा है नोड की वजह से. हाँ, कैपेसिटर रह गए, तो हमने रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस जो है वो Y/2 से रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपने वो फॉर्मूले पढ़े होंगे LCS के अंदर भी, और एक सब्जेक्ट और भी है जो कि मैंने पढ़ाया था, उसके अंदर भी इम्पिडेंस के जो होते हैं वो फीचर को Y/2 यानी एडमिटेंस डिवाइड बाई 2 हाफ ऑफ हाफ एडमिटेंस हो जाती है. तो कैपेसिटेंस जो है इम्पिडेंस के केस में बनती है. इम्पिडेंस जो है वो अपोजिट ऑफ एडमिटेंस होती है, Z = 1/Y और Y = 1/Z. तो इम्पिडेंस क्योंकि यहाँ पे 1 रेसिप्रोकल हो रही थी, इसलिए उसको 2 जगह डिवाइड होने से एडमिटेंस ऑफ Y/2 कर दिया, वरना 1/2Z हो जाती है. तो इसीलिए 1/Z = Y, तो Y/2 और Y/2. तो ये कैपेसिटेंस की इम्पिडेंस को एडमिटेंस की फॉर्म में लिखा गया है, और उसकी मॉडलिंग पाई की फॉर्म में इस तरह की जाती है. तो इसलिए इसे पाई मॉडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है. बाकी इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई भी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है. तो पाई मॉडल इस तरीके से उसकी मॉडलिंग की जाती है. सारे पैरामीटर तकरीबन हो गए हैं, हम नेक्स्ट मॉडल की तरफ आते हैं. पाई के बाद जो है वो टी मॉडल आपका होता है. अच्छा, टी भी बहुत आसान है. पाई मॉडल किस तरह बनाते हैं कि जी एक रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को मिलाते हैं और इनकी टांगों के लिए पाई की 2 कैपेसिटेंस को कनेक्ट करते हैं, तो पाई बन जाता है. टी के लिए हम करते ये हैं कि टी का जो पैरामीटर है, अगर आप उसे देखें तो उसके लिए टी की का जो मॉडल है वो इस तरह से होगा, जिसके अंदर यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ होगा और ऊपर जो है आपके
रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस लगी होंगी सिर्फ एक कैपेसिटर के साथ। तो एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस, एक रिएक्टेंस, ये आपका टी मॉडल कहलाता है। तो टी मॉडल होपफुली आने वाली लैब्स में होगा, लेकिन वो एनालिसिस आसान ही है और आपको थ्योरी में भी बताया जाएगा। तो रेजिस्टेंस ये वाले पोर्शन में है और रिएक्टेंस इस वाले पोर्शन में जो इंडक्टर होता है, और यहाँ पर आपका लेग के लिए टी की कैपेसिटर को इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरीके से मॉडलिंग भी की जाती है। फर्दर पाई सेक्शन के अंदर जो आपका रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस होती है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है। तो वो रेजिस्टेंस जो वेरी करती है वो ओम पर किलोमीटर के हिसाब से होती है। इस तरह इंडक्टेंस भी हेनरी पर किलोमीटर के हिसाब से होती है और कैपेसिटेंस भी फैरेड पर किलोमीटर के हिसाब से होती है। और लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो ली जाती है वो किलोमीटर्स के अंदर ली जाती है। इफेक्ट ऑफ लाइन लेंथ ऑन वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर जो पैरामीटर्स एक्ट करते हैं वो क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन क्या होते हैं कि जी वो परसेंटेज डिफरेंस या रेगुलेशन जो कि सेंडिंग से रिसीविंग के दरमियान आपको मिलती है, वो रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन ली जाती है परसेंटेज। यानी कि सेंडिंग से रिसीविंग के दरमियान कितनी ज़्यादा वायलेशन या रेगुलेशन हो रही है वोल्टेज की, उसे वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में हम बात करते हैं वोल्टेज की 550 500 kV या 220 kV 132 kV, तो kV के अंदर मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर वोल्टेज में होता है। तो इसलिए परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज रेगुलेशन जिसे कहते हैं, जो कि परसेंटेज में होता है, इसीलिए हम इसको ही ऑब्जर्व करते हैं। तो ये डिटेल एनालिसिस आपको यहाँ से पढ़ के भी आइडिया हो जाएगा। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन जो कि सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड डिवाइड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपकी वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला कहलाता है, जिसको हम मैंने जिसको बताया आपको। इस तरह इसका अनदर पोर्शन के ज़रिए भी एक फार्मूला है जो कि यही है, अनदर वे के ज़रिए इसको डिफाइन किया गया है। परसेंटेज रेगुलेशन को नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज, यानी लोड नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज, फुल माइनस फुल लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाय फुल लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे भी आपका परसेंटेज रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन हासिल हो सकती है। तो ये दो फॉर्मूले परसेंटेज रेगुलेशन आप किस तरह हासिल कर सकते हैं कि जो आपने सेंड किए वो वोल्टेज जो आपको रिसीव हुए, अब जाहिर सी बात है कि वोल्टेज या तो सेंडिंग से रिसीविंग में बढ़ जाएंगे या तो सेंडिंग से रिसीविंग में कम हो जाएंगे। तो वो जो सेंडिंग के थे और उससे रिसीविंग के जो मिले उसमें रेगुलेशन कितनी परसेंट हुई है वो इस पैरामीटर से पता लगती है हमें। एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला ट्रांसमिशन लाइन का, जिसको ईटा ऑफ टी कहते हैं, इसको यानी कि पावर ऑफ रिसीविंग एंड डिवाइड बाय पावर ऑफ सेंडिंग एंड, यानी आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो उससे एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन निकल जाएगी कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी कितनी है, 95% है, 80% है। उससे आपकी एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की आपको पता लगी। इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन की मेंटेनेंस जो है वो ईयरली बेसिस पे या गर्मियों से पहले की जाती है, ताकि उसकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी बेहतर हो जाए। और इसके जो नॉर्मली ट्रांसमिशन लाइन के मेंटेनेंस पर्पस के लिए उसको ईयरली के हिसाब से ये शट डाउन लिया भी जाता है। तकरीबन ये होता भी है कराची में, मैंने खुद भी होते हुए देखा है इसे। इसके अलावा भी परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो, अब जो आपकी रियल पावर होती है रिसीविंग साइड की, तो रिसीविंग वोल्टेज रिसीविंग करंट मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर और रिसीविंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर मिल जाएगी। और पावर आपको डायरेक्टली नहीं है इन पैरामीटर्स में, पावर फैक्टर कॉस थीटा में, और रिसीविंग करंट और रिसीविंग वोल्टेज, तो इनको मल्टीप्लाई करके भी रिसीविंग पावर मिल सकती है। और डिवाइडेड बाय, अगर आपके पास सेंडिंग एंड पावर नहीं है तो सेंडिंग वोल्टेज, सेंडिंग करंट और सेंडिंग एंड पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करके भी आपको सेंडिंग एंड पावर मिल जाएगी। इसको डिवाइड कर देंगे तो उससे भी आपको एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हासिल हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है वो आपका यहाँ सिमुलेशन का है, क्योंकि ये जो पैरामीटर है या तो हम ट्रेनर पे ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर सिमुलेशन पे। मैटलैब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास है नहीं अभी तो, लेकिन यूनिवर्सिटी खुलते ही हम जस्ट सिमुलेटेड रिजल्ट हासिल करेंगे। सर्किट बनाया कैसे जाएगा वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो जिन लोगों के पास मैटलैब है, नहीं तो आप लोग डाउनलोड कर लें, अपने फ्रेंड से ले लें। तो उसके अंदर जो पैरामीटर है उसकी हम बात कर लेते हैं अब कि ये बनाया किस तरह जाएगा।
तो इसके ऊपर अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले तो आप जाएंगे जी मैटलैब के सिमिलिंग के ऑप्शन में, सिमिलिंग के अंदर सिमस्केप के अंदर जाएंगे, सिमस्केप के अंदर जाके लाइब्रेरीज़ के अंदर आप इसे ढूंढेंगे। तो जिस तरह आपने एसएनएस में डीएसपी या लीनियर कंट्रोल सिस्टम, इनके अंदर भी आपको ये सिखाया जाता है कि सिमस्केप की जो लाइब्रेरी है उसको एक्सेस कैसे किया जाता है। तो स्कोप, जैसे स्कोप 3, स्कोप 2, स्कोप 1, 2, 3 और 4, 4 स्कोप है। तो उसके अंदर ये 3 स्कोप का रिजल्ट आ रहा होगा। सबसे पहले मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एसी सोर्स है जिसके ज़रिए वोल्टेज निकलेंगे। यहाँ से आपके करंट जाएगा और ये आपका पाई मॉडल है, पाई सेक्शन लाइन, ये आपको मैटलैब की लाइब्रेरी में मिल जाएगा, जो कि सिमस्केप की लाइब्रेरी है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इस तरह 3 किस्म की होती हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ढूंढ के आपको ये मिल जाएगा। सर्चिंग ऑप्शन पे पाई सेक्शन लाइन लिख के भी आपको मिल सकता है ये, वरना ढूंढने पे भी मिल सकता है। पाई भी है, टी भी है, और एंड रिक्लोजर के नाम से भी जो तीसरा मॉडल हमने सिर्फ पढ़ा है, डिस्कस नहीं किया, तो वो भी आपको मिल जाएगा इसमें। करंट मेजरमेंट, एक तो स्टार्टिंग का करंट और एक एंडिंग का करंट, और इस करंट को देखने के लिए इनकी दोनों की स्कोप। तो पाई मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग एंड का वोल्टेज और करंट, वोल्टेज तो यहाँ से मिल जाएगा, और सेंडिंग एंड करंट यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, यहीं से ही हमने एक वोल्टेज पैरामीटर लगा के सेंडिंग एंड का वोल्टेज हासिल कर लिया, और यहीं से एक पैरामीटर लगा के वोल्टेज मेजरमेंट के जरिए वोल्टेज हासिल कर लिया। तो 4 स्कोप किस लिए? पाई मॉडल का करंट एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा, तो ये आपका सेंडिंग एंड करंट और ये आपका रिसीविंग एंड करंट। सोर्स से सप्लाई सेंड हो रही है वोल्टेज की फॉर्म में, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो 4 वोल्टेज, यानी 2 आपकी करंट के लिए और 2 आपकी वोल्टेज के लिए। जो 2 करंट के लिए उसमें एक सेंडिंग का करंट, एक रिसीविंग का करंट, और 2 जो वोल्टेज के लिए हैं, ये वाली सेंडिंग एंड के वोल्टेज और ये हैं आपकी रिसीविंग एंड के वोल्टेज की। एट द एंड में सीरीज आरएल लोड आपका यहाँ पे लगा हुआ है, जिसको यहाँ कनेक्ट किया गया है। फर्दर इस सिमुलेशन को पूरा बनाने के बाद सर्किट्स और ये सारे ब्लॉक्स को वायर वाइज ज्वाइन करने के बाद, अच्छा मैटलैब का जो पोर्शन, मैटलैब का जो सॉफ्टवेयर आप लेंगे वो 2015 से ऑनवर्ड्स होना चाहिए, तो बेहतर रहेगा, और 11 से पहले ना हो। 11 के बाद, 15 के बाद ये आपको मैटलैब चलता हुआ मिल जाएगा। इससे पहले कि मैटलैब चल नहीं रहे, लैब में यही इशू है हमारा, इसलिए हमने 15 या 16 लेटेस्ट इंस्टॉल किया हुआ। अच्छा, इसके अलावा जो सिमुलेशन के मज़ीद पार्ट है मैटलैब के, वो उसकी वीडियोस भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो उसके ट्यूटोरियल वीडियोस या फर्दर मॉडलिंग जो है वो भी आने वाले टाइम में उसके ऊपर मैं वीडियो क्या कहते हैं बनाकर, वीडियो बनी है उसकी, फर्दर अपनी वॉइस उस पर इम्पोज करके स्टेप्स स्लो मोशन में आपको करके दिखा दूँगा, जिसके ज़रिए से फर्दर सिमुलेशन भी आपको मिल जाएंगी। और एग्ज़ाम में हम ऑब्वियसली सिमुलेशन का एग्ज़ाम भी लेंगे, तो जितने भी टेक्निक्स है सिमुलेशन की वो सब अगर आपको आ जाती हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम फाइनल का आसान हो जाएगा। फर्दर एक ब्लॉक जो आखिर में रह गया वो पावर जीयूआई के नाम से आता है। ये जैसे ही आपको ढूंढेंगे पावर जीयूआई, तो ये कंटिन्यूस में पहले मिलता है। इसको डबल क्लिक करके डिस्क्रीट सेलेक्ट करेंगे तो डिस्क्रीट हो जाएगा, और जस्ट इसको यहाँ प्लेस करते हैं तो डिस्क्रीट पैरामीटर को हासिल करने के लिए ये चीज़ लिखी जाती है, और ये चीज़ सिमुलेट नहीं होगी जब तक डिस्क्रीट ब्लॉक ना हो वहाँ पे पावर जीयूआई का। तो ये लाना ज़रूरी है, पावर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और ये कंटिन्यूस का होता है, डबल क्लिक करें कंटिन्यूस, डिस्क्रीट बना लेते हैं ऐसे, और फिर इसको रन ऑफ सिमुलेशन कर देते हैं, तो उससे आपका ये रन हो जाता है। तो ये सिमुलेशन थी जो कि आप बना के रख लीजिएगा और इसे सेव कर लीजिएगा। फर्दर पैरामीटर उन किन किन ऑप्शन में जाना है वो हम जब सिमुलेशन पे आएंगे उसके टास्क को जब डिस्कस कर लेंगे। एटलीस्ट इसको बनाकर सेव कर लें अपने पास, क्योंकि इसी टास्क की हमारी 2 से 3 और भी लैब्स हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्दर कोई क्वेश्चंस हो आपका तो आप मेल एड्रेस adilkhanpakistan@gmail.com के ऊपर पूछ सकते हैं। जो CR है हमारे आकिब साहब, उन्होंने आपका ग्रुप भी बनाया हुआ है लैब के हवाले से, आप उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। और आपके वो कोलीग्स जो कि शायद इस मौके की फ़राग में कि यूनिवर्सिटी खुलते ही बोलें कि हमें तो नहीं पता कि ऑनलाइन लैब और ऑनलाइन क्लासेस हो भी रही थी या नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में हो रही हैं ये चीज़, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमदर्द वाले भी ना करें। तो ये बच्चों वाली बात तो शायद कुछ लोगों को फिर नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि अपने कोलीग्स को,
अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं कि ऑनलाइन लैब्स क्लासेस हो रही हैं, वो ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि बहाना एट द एंड में नहीं होगा। वाइवा और एग्ज़ाम एज़ यूजुअल वो वैसे ही होगा, और क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ऑनलाइन क्लासेस सारी यूनिवर्सिटीज़ और लैब्स ले रही हैं, तो ये बच्चों वाला बहाना चलेगा नहीं उस वक्त। तो लैब एग्ज़ाम और थ्योरी एग्ज़ाम एज़ यूजुअल वैसे ही होगा, जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग ये सारी वीडियोस देख रहे होंगे और उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। बाकी स्टेप्स फर्दर है, मैंने उनको इन डिटेल बता दिया यहाँ पे प्रोसीजर। बाकी हम इसकी सिमुलेशन का जो फर्दर और रन का जो पार्ट है वो हम यूनिवर्सिटी खुलने के बाद उसको सबके साथ कराएंगे। फर्दर मोर ऑब्जर्वेशन कॉलम जो है वो जो डिटेल आपको हासिल होगी अबव एस्पेक्ट से और जो ट्रेनर से, वो यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यूनिवर्सिटी भी बंद है, ये रीडिंग में लिखवा भी नहीं सकता आप लोगों को, तो ये हम ट्रेनर से हासिल करेंगे इसमें, और वो यहाँ पर फिलअप की जाएंगी। तो होपफुली आप लोग हम यूनिवर्सिटी खुलते ही, इसको भी बीच में अगर खुलती है तो मैं परफॉर्म करके वीडियो अपलोड करके आपको ये पैरामीटर लिखवा दूंगा। सो ट्रांसमिशन इन ही पैरामीटर के बाद आपको वोल्टेज ड्रॉप और लॉसेस ऑफ पावर ट्रांसमिशन एंड की एफिशिएंसी, ये तीन चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखनी होगी, जैसे कि सवाल लिखा हुआ भी है ये अब 3 रीडिंग्स के हिसाब से। अब आते हैं फर्दर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की तरफ। फॉर कांस्टेंट लोड हाउ डज द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इफेक्ट वोल्टेज ड्रॉप। ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ के हिसाब से उसके वोल्टेज ड्रॉप होते हैं या नहीं, वो आपको यहाँ बताना है। फॉर कांस्टेंट लोड, अच्छा लोड अगर कांस्टेंट हो तो, ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। फॉर कांस्टेंट लोड हाउ डज द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इफेक्ट द पावर लॉस एंड एफिशिएंसी। कांस्टेंट लोड के ऊपर ट्रांसमिशन लाइन की जो इफ़ेक्ट है वो पावर लॉस के ऊपर कितना होता है और पावर एफिशिएंसी के ऊपर कितना होता है। तो पावर लॉसेस और एफिशिएंसी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ के हिसाब से अगर कांस्टेंट लोड हो तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बताना होगा। लैब रिपोर्ट जो है कि इस लैब में आपने क्या सीखा वो लिखिएगा डिटेल सारी, और वो चीज़ें जो आपने लिटरली सीखी हैं वो सारी यहाँ पर मेंशन कीजिएगा, इसको कंप्लीट फिल कीजिएगा। और जो हमारी फर्दर लैब्स हैं वो हम वक्त के साथ साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कोशिश करें अगर आपको कोई सवाल हैं जेन्युइन रेलेवेंट हैं तो वो ज़रूर करें, क्योंकि आप कुछ समझ अगर नहीं आ रहा तो होपफुली इसको ज़रूर पूछें। तो आज के लैब के सेशन को हम एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी व नासिर हो, और अपने इर्द गिर्द का, अपनी फैमिलीज़ का, और वो लोग जो डेली वेजेस पे बहुत ज़रूरतमंद हैं, काम करते हैं और आपकी इमदाद की उन्हें ज़रूरत है, तो उनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। आज की लैब यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।